We start from the 34-seat Chambal belt, the glorious Gwalior city. क्या देखा है यहाँ की राजनीति, कैसे देखते हैं? राजनीति यहाँ थोड़ा सा और जगह से पैटर्न एकदम अलग है। यहाँ पे मुद्दे एंड में चुनाव में जाके मुद्दे गुण होते हैं और कहीं ना कहीं जातीय राजनीति चल जाती है। जाति की जी, ग्वालियर बेल्ट, हाँ जी, चंबल जो बेल्ट जी। कहा जाता है कि जो यहाँ की 34 सीट्स हैं जी, हमेशा मतलब 97 को शायद छोड़कर जो जीतता है यहाँ पर वही सरकार बनाता है मध्य प्रदेश में। हाँ, ऐसा मतलब ये कहा, हाँ, किंवदंती ऐसी मान्यता है। इसमें क्या हिस्ट्री है? मतलब ये मैक्सिमम पार्ट यहाँ से जो निकल के जाता है उससे सरकार बनती है। और पिछली बार यदि ये इन लोगों ने अपना रुख बदला तो मतलब भाजपा सरकार यहाँ से चली गई। और दूसरी बात, यहाँ का एक कल्चर, मतलब यहाँ का क्या मुझे लगता है आसपास के पूरे बेल्ट का है कि हम लोग, हमारे यहाँ के लोग जो है वो इलेक्ट नहीं करते, वो रिजेक्ट करते हैं। मैं आपसे परेशान हूँ इसलिए दूसरे को लाऊंगा, वो कितना अच्छा है इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। यहाँ का एक ट्रेंड ये है, हम लोग रिजेक्शन करते हैं, इलेक्शन नहीं करते। हम दिग्विजय सिंह जी से परेशान थे इसलिए हम उमा भारती जी को लेके आए। हम शिवराज जी से नाराज हुए तो हमने कमलनाथ जी को मौका दिया। तो ये लोग इलेक्ट कभी नहीं करते, ये मुद्दों पर नाराजगी जाहिर करके सिर्फ रिजेक्ट करते हैं। यहाँ की जो जनता है, जो चंबल बेल्ट की जनता है, उसको कैसे देखती है? क्या वो बगावत देखती है या सिंधिया जी को उसके ऊपर मानती है? नहीं, शुरुआती दौर में तो कांग्रेस ये समझाने में कामयाब हो गई थी उपचुनाव में कि सरकार इन लोगों ने खरीद फरोख्त कर ली है, लेकिन अब ये मुद्दा गौण होता जा रहा है। मुद्दा नहीं है अब कम है, मतलब कमजोर मुद्दा है। वो लोग बार बार बात कर रहे हैं इस तरह की, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि पब्लिक इसमें कोई ध्यान दे रही है। तो जो सिंधिया जी का रुतबा है यहाँ पे बहुत ज्यादा है क्योंकि यहीं से है। जी बिल्कुल। तो क्या वो मान्यता अभी भी उनसे वो जुड़ाव है या 2020 के बाद मनमुटाव है? नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में तो अभी भी उनका उतना ही वो है, उतना ही। शहर के उनको जागरूक मतदाता हैं, वो अपनी राय बदलते जा रहे हैं। लेकिन आप यहाँ से जैसे आप शिवपुरी की तरफ जाइए, ऊपर बेल्ट जाइए, गुना में जाइए, अशोकनगर में जाइए, तो वहाँ ग्रामीण क्षेत्र में आप उनको देखेंगी सिंधिया को प्रचार करते हुए, तो आपको भी ताज्जुब होगा कि मतलब किस तरह से मानते हैं वो लोग। राजनीति कहीं ना कहीं यहाँ पर जो देखा जाता है, जो लोग हैं स्पष्टवादी लोग हैं, तो वैसी ही राजनीति है। जरूर पहले 1995 या 2005 तक अपन कहेंगे तो राजनीति अलग ढंग से यानी स्पष्टवादीवादिता के रूप में इस अंचल की जानी जाती थी। लेकिन अब कहीं ना कहीं जो दल बदलने की प्रक्रिया शुरू हुई है, उससे जरूर यहाँ कहेंगे अपन इस अंचल को थोड़ा सा धक्का लगा है कि विश्वास करना लोग जिस तरीके से, पता नहीं नेता आज इस दल में कल दूसरे दल में पहुंच जाए। अपन कह सकते हैं कि जैसे भिंड में ही है तो जो प्रत्याशी लड़ रहे हैं प्रॉपर भिंड में, वो तीनों पार्टियों के यानी बसपा, सपा, भाजपा, वो तीनों प्रत्याशी सभी पार्टियों में रह चुके हैं। यहाँ पर मान्यता है जो चंबल बेल्ट है, ये जो 34 सीट्स है यहाँ की, यही देखा जाता है 1 या 2 टर्म को छोड़कर यहाँ पर जो जीतता है 34 में से मैक्सिमम सीट जीतता है वही सरकार बनाता है एमपी में। सही बात है? बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि अपन कहेंगे भिंड और भोपाल यानी भाषा वो शब्द पे ले जाते हैं, भोपाल और उसकी शुरुआत बी से ही होती है, तो कहीं ना कहीं ये सबसे अंतिम छोर का जिला है प्रदेश का। तो यहाँ क्या है, जो नेता जीतते हैं कहीं ना कहीं जनता के संपर्क में उतना नहीं रहते हैं। पहली बार कोई जीतता है बेचारे को समझने में ही लग जाता है 1-2 साल, समझने जनता से कनेक्टिविटी उसकी खत्म हो जाती है। जातिवाद के मुद्दे पे जीत गया, वो अपने सोचता है कि अपनी कॉलर की दम पे, हम अपने ज्ञान की दम पे जीते हैं, लेकिन मुद्दा या जीतने के लिए चुनाव नहीं होता, यानी जनता जीतने के लिए वोट नहीं देती। एक बहुत बड़ी खासियत बता रहा हूँ आपको, यहाँ जनता हराने के लिए वोट देती है। यानी सामने वाला सोचता है मुझे जिताया गया है, मैं जीता हूं अपने दम पर, लेकिन नहीं, सामने वाले को हराने के लिए वो वोट करती है, तो लाभ किसी को भी मिल जाए, यानी पर्टिकुलर मुझे इनको हराना है। And the sun won't set this election without the permission of the people of the state of Madhya Pradesh until that last finger is inked. The narrative of democracy has come full circle in the state of Madhya Pradesh, and it is a direct fight between the Congress and the BJP. The Congress, led by Kamal Nath, scarred by what they deem a stolen mandate in 2020. The BJP, to buck the anti-incumbency, instead of Shivraj Singh Chauhan or any other person, have the Prime Minister, Modi, on the ticket. मोदी जी पे चुनाव लड़ा जा रहा है भाजपा का, फायदा करेगा नुकसान? क्योंकि उधर कमलनाथ का फेस है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं
स्टेट लीडरशिप को साइडलाइन करके, प्लस हो या माइनस हो, स्ट्रेटजी के तहत की बनने की जो भी है, हार या जीत मोदी जी के ही नाम पर होगी। आगे आने वाला, इसको दूसरे तरीके से लहजे से अपन कह सकते हैं कि ये प्रचार प्रसार अभी जो रैलियां चल रही हैं, ये लोकसभा की दृष्टि से प्लान है। लेकिन इसमें क्या है कि हर आदमी अपने जो पसंदीदा राजनेता को उस फ्रेम में जड़ के दिख रहा है सीएम की, तो इसका फायदा इनको मिल जाएगा। जैसे जो नरेंद्र सिंह जी के, नरेंद्र सिंह जी के समर्थक इसलिए मन से लगे हुए हैं काम करने के लिए पार्टी का कि शायद विधिवत तो नरेंद्र सिंह जी सीएम बन सकते हैं। सिंधिया समर्थक इसलिए लगे हुए हैं कि सिंधिया बन सकते हैं। The Gwalior and the Chambal region had switched the fortunes for the Congress in March 2020, when Jyotiraditya Scindia brought down the Kamal Nath government and walked into the BJP camp with 22 supporters. 16 of those were from this belt. With what is being projected, it's dead heat, a fight to the finish. It truly can be anybody's game. मैनिफेस्टो दोनों का कंपेयर करें, क्योंकि ये तो एक डायरेक्ट फेस ऑफ है बीजेपी और कांग्रेस में इस बार, तो मैनिफेस्टो का कंपेयर करें, आपको किसका बेहतर लगता है? मेरे को तो बीजेपी का ही बेहतर लग रहा है। क्यों लगता है? क्योंकि उनके कुछ जो रूरल एरियाज को रिलेटेड और जो वुमेन एम्पावरमेंट को रिलेटेड जो पॉइंटर्स हैं वो मुझे अच्छे लगे। होपफुली वो डिलीवर भी करेंगे उस पर, अगर आ जाते हैं तो। देश में अच्छा ही हो, बाकी चीजें बढ़िया हो, जैसे अभी चल रही हैं, जैसे नरेंद्र मोदी की सरकार है, भाजपा वो अच्छा कर रही है। मैं चाहूंगा कि वो ही आगे कंटिन्यू रखे। आपको क्यों पसंद है नरेंद्र मोदी? मतलब वो थोड़ा बाकी पॉलिटिशियन से ज्यादा एडवांस लगते हैं और नॉलेजेबल भी रखते हैं, और वो बाकी कंट्रीज में भी, बाकी कंट्रीज से भी हमारा कनेक्शन अच्छा कर रहे हैं इंडिया का, तो वो हमें फ्यूचर में बेनिफिट ही देगा। जब से वो आए हैं तो तब से सारा डेवलपमेंट हो रहा है और हमारे देश का विकास, जैसे कि जीडीपी भी हमारी बढ़ी है। Political opinion sharply divided. Right outside Asia's biggest sports training academy in India is the Agriculture and Horticulture Center. While every election, be it state or national, there's a lot of stress on the youth vote, the first-time voters. While it should be, but there's one segment that is often forgotten, in the milieu and the noise of the young vote, and that is the vote of the senior citizen. Those who've seen many seasons of politics in their state, many elections. Let's get in a word. Joining me are a lot of retired professionals from the Agriculture University here, some of them still professors. And let's chat with them at this chai tapri right outside on what they feel is going to happen this time around. आपका नाम सर? मैं अवध किशोर सिंह। कब से हैं ग्वालियर में? ग्वालियर में तो हम शुरू से हैं। यहाँ की राजनीति कैसे देखते हैं? राजनीति तो ठीक है, अभी चल रहा है, अच्छा चल रहा है। अब बस ये है कि हमारा जो मूल सनातन धर्म है उस पर जो प्रहार हो रहा है ना, उससे थोड़ा सा हमें जो है ना कष्ट है, तो इसलिए वर्तमान सरकार जो हमारी कंटिन्यू होनी चाहिए। भाजपा की तरफ है? हाँ, नहीं इसलिए क्योंकि हमारी जहाँ हमारे सनातन धर्म पे प्रहार हो रहा है, उनके जो वो वहाँ के तमिलनाडु के जो स्टालिन है वो कहते हैं इसको हम खत्म कर देंगे, इसको कैसे चलेगा। और दूसरी चीज क्या है, आतंकवादियों का समर्थन करती है हमास, यहाँ से 4000 किलोमीटर दूर, वो उनको भाई बताते हैं। अरे हम यहाँ पे सब आपस में सब भाई भाई है। राजनीति तो अभी तो क्लियर हो नहीं पा रही है, संघर्ष दोनों पार्टियों में। संघर्ष लग रहा है? बिल्कुल संघर्ष। राजनीति का चुना नेता अपना घर बनाते हैं, कोई राजनीति में इंटरेस्ट नेता ने अपना घर बनाने में टोटल, और बदलाव जरूरी है। बदलाव जरूरी है? जरूरी है, क्योंकि एक ही 18 साल हो गए तो घर रह गए वे, इसलिए बदलाव जरूरी है। 5-5 साल रखो तो ठीक रहते हैं। तो ठीक रहते हैं। तो इस बार आपके हिसाब से भाजपा को जाना चाहिए? नहीं, कांग्रेस। बदलाव कांग्रेस को आना चाहिए। हाँ, तो भाजपा को जाएगी तभी कांग्रेस आएगी। रवानगी होना चाहिए, रवानगी होना चाहिए भाजपा की। बदलाव जरूरी है। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? महंगाई, बेरोजगारी। मोदी से तो संतुष्ट है। अच्छा, मोदी से संतुष्ट है, पर स्टेट में ये शिवराज सिंह से नहीं है। नहीं है, पर चुनाव तो मोदी जी के नाम पे लड़ा जा रहा है ना। तो मोदी जी यहाँ मुख्यमंत्री थोड़ी बनेंगे आके, मोदी जी बनाए दें तो हम तैयार। तो अगर मोदी जी बन जाए तो तैयार? हाँ, मोदी ईमानदार है, सही है, देश हित में
राजनीति तो आजकल बहुत गंदी हो गई, बहुत गंदी। राजनीति जो है बिल्कुल जो है गांव में जैसे मेंबर चुनाव लड़ते हैं वैसे आजकल एमपी और एमएलए के चुनाव हो गए, क्योंकि वैमनस्यता आपस में इतनी बढ़ रही है कुछ पूछो मत। और ईमानदारी आजकल कहो तो ईमानदारी कोई नेता नहीं है, क्योंकि ईमानदार नेता नहीं बन सकता। आज के युग में पैसा चाहिए, वो जो कोई भी हो, चाहे वो मोदी हो या कोई भी कांग्रेस हो या बीजेपी, हर एक ईमानदार। It's an election woven through a web of national and local issues. Locally, Gwalior, still a struggling smart city. Smart on the boards, smart in the signage, but real development still to make its way through its narrow bylanes. स्मार्ट सिटी में अभी जगह जगह जो रोडें हैं थोड़ी कंजस्टेड हैं, वो रोडी थोड़ी खुली होंगी, बहुत ट्रैफिक है हाँ, तो खुली कि जाम इतना लगता है कि उस जाम में जो 15 मिनट में आदमी को निकलना चाहिए वहाँ एक घंटा बीत जाता है। The education hub for Madhya Pradesh is also where one of India's greatest musicians, Tansen, wove magic with his music, developing the Gwalior Gharana of music, forming one of the epicenters of classical Sangeet in India. Gwalior is where the Sarod was born. सरोदघर पुरातन टाइम से है, 18th सेंचुरी से वजूद में है और उस्ताद अमजद अली खान साहब का परिवार का ये पुश्तैनी घर है। इनके पूर्वज मोहम्मद हशमी जी यहाँ पर वजूद में आए और उन्होंने संगीत को तवज्जो दी। इसमें वो रवाब प्लेयर थे, जो उनके पास पर्शिया रवाब था, जो आज सरोद घर में मौजूद है। 450 वर्ष पुराना रवाब है। इसी रवाब से गुलाम अली खान साहब ने 18th सेंचुरी में सरोद का निर्माण किया, तो वो रवाब से सेकंड जनरेशन में सरोद आया। 18th सेंचुरी से आज विश्व में जहां भी सरोद बजाया जाता है वो इस सरोद घर की पहचान है, वो इसी घर से इजाद हुआ है। सरोद इस घर से निकला, इस घर से निकला। जो ग्वालियर जो सिटी है, इसका संगीत से क्या महत्व है, क्या जोड़ है? ये ग्वालियर को संगीत की, शास्त्रीय संगीत की गंगोत्री कहा जाता है, क्योंकि सारा संगीत लगभग यहाँ से निकला है। क्योंकि देखिए मानसिंह तोमर यहाँ के राजा थे किसी जमाने में। उस वक्त उनके दरबार में बैजू जी, बख्शू जी, ये लोग बहुत अच्छे अच्छे संगीतज्ञ थे। इनके और उनकी रानी मृणालिनी जी थी, वो भी संगीत की बहुत अच्छी जानकार थी और बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते थे लोग। तो उन्होंने पेट्रोनेज दिया संगीत को और उन्होंने सबसे पहले उन्होंने उसको सबको हिंदी में किया, हिंदी में करवाया इन लोगों के द्वारा। तो ध्रुपद की रचना हुई। ध्रुपद धमार का जो शैली है वो ग्वालियर से बनी। तो उसके बाद में फिर बाद में सिंधिया वंश के शासनकाल में उनके वक्त में उस्ताद हद्दू खां, हंसू खां, नत्थू खां, इन भाइयों ने ख्याल गायन की परिपाटी जो ग्वालियर घराने की ख्याल गायन की थी उसको आरंभ की। तो उनके बाद बहुत सारे लोग अच्छे अच्छे लोग हुए हैं, सब लोग। तो जो पूरे इंडिया में हम कह सकते हैं ग्वालियर एपिसेंटर था संगीत का। हाँ, क्योंकि देखिए ख्याल का जो पहले लोग गाते थे, मैंने जैसा हम लोगों ने सुना है, देखने का सवाल नहीं उठता, जो बताया गया हम लोगों को कि गायन होता था, ख्याल गाते थे। लेकिन ख्याल का सिस्टमेटिक जो ये बढ़त का ये चीज़ बनी है कि बढ़ेगा कैसे, बढ़त कैसे करना है वगैरह, ये सब ग्वालियर से बना है और वो हद्दू खां साहब ने डेवलप किया ये ख्याल गायन आज का। तो जैसे अभी भी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने एक चिट्ठी लिखी थी यूनेस्को को
और अब ग्वालियर को सिटी ऑफ म्यूजिक का दर्जा दिया जाए, और वो हो गया है अभी। ये तो मुझे लगता है अभी इनके प्रयास से हुआ है, लेकिन बहुत पहले अपने आप ही हो जाना चाहिए था, क्योंकि सारे ग्वालियर से ही निकला है संगीत एक तरह से। पहले होना चाहिए था। चलो अब हुआ है, बहुत अच्छा ये प्रयास किया है सिंधिया जी ने और भी लोगों ने, तो बहुत अच्छी बात है। अब क्या है कि इसमें थोड़ी संभावना बढ़े रोजगार की भी संगीत में, तो लोगों को करने का उत्साह हुआ। नए लोग जो करना चाह रहे हैं, अभी कर रहे हैं, बहुत लोग अच्छे कर रहे हैं, पर थोड़ा रोजगार का बढ़ावा मिले। और बचपन से जैसे ग्वालियर में तो होता ही था, तो वो फिर इसका रोजगार क्या, जो संगीत करता है तो उसको इसी के कार्यक्रम वगैरह मिले, यही रोजगार है और क्या। जी तो इस तरह से कुछ मिले, कुछ ज्यादा कॉन्क्रीट मिले। जो कुछ कमियां हैं ग्वालियर में कुछ चीजों की, वो अब और यहाँ से लोगों को सोचना चाहिए। और जैसे अपकमिंग आर्टिस्ट हैं, उनके लिए थोड़ा सा प्रयत्न करना चाहिए कि उनको रोजगार मिले। फिर जैसे तबला वाद्य है, ये एक ऐसा वाद्य है कि ये सब जगह इसको मतलब बजाना पड़ता है, जैसे डांस के साथ अलग बजता है, और सब जगह के अलग अलग फ्लेवर है। जैसे सर इंस्ट्रूमेंट के साथ तबला बजेगा तो अलग फ्लेवर, मतलब अलग तरीके से बजाना पड़ेगा, उसकी सारी सोच सब कुछ अलग होगी। तो मेरा ये सोचना है कि जो नए नए बच्चे हैं, ये हर महीने कुछ ऐसी सभा हों, जैसे गुजरी महल है या और जगह है, तो वहाँ क्या कहते हैं सभाएं, और उसमें अपकमिंग आर्टिस्ट जो हैं, नए बच्चे जो कर रहे हैं, उनको स्टेज मिले, जो नहीं मिल रहा है, जो नहीं मिलता। पेरेंट्स को भी ये लगता है कि हमारा बच्चा एकेडमिक में अच्छा हो। म्यूजिक वो सेकेंडरी मान के चलते हैं। हमारे कॉलेज में भी जो आते हैं उनको प्रायोरिटी पे रहता है उनका एकेडमिक, अरे 11th है 10th है उसमें वो करना है बच्चे को, लेकिन म्यूजिक को थोड़ा सेकंड देते हैं। वो इसीलिए देते हैं, उनको लगता है कि इसमें रोजगार की संभावना है, बच्चा नहीं कर पाएगा, ये इधर एकेडमिक में कुछ कर लेगा तो वो कहीं ना कहीं कुछ अच्छा कर लेगा। तो इसीलिए बच्चे उसको थोड़ा सा, मतलब पेरेंट्स उसको सेकंड प्रायोरिटी उसको एकेडमिक को ज्यादा देते हैं। तो वैसा आप देखते नहीं है, जैसा मतलब उत्साह होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए, बिल्कुल वो नहीं वैसा नहीं देखते। The district of Gwalior has 6 seats. From the main city, it's the Gwalior East constituency to Gwalior rural seat. The rural landscape here dominated by the OBC and Thakur villages. Girgaon is an OBC dominated village, and it seems Congress's pro-OBC card has worked here. हमारे यहाँ तो यह है कि वो कांग्रेस साहब से अच्छा पक्का पार्टी के नाते कांग्रेस को वो कांग्रेस का पूरा लहर चल रहा है, पूरे मध्य प्रदेश में चल रहा है। यहाँ क्या, हाँ पूरे मध्य प्रदेश में। What drew us to this village? Call it folklore, but here lies a belief in the superpowers of Lord Shiva. This is a temple of truth or alternate judiciary. क्या माना जाता है जो यहाँ पर चोरी करे आएगा कोई तो धर्म खाते हैं, तो जानने लगता है। अरे जैसा किसी ने चोरी की और या कसम खाई तो मर जाएगा या उसको दंड लग जाएगा, तो ये चोरी की सबसे बड़ी कसम होती है चोरी के बारे में। चोरी वाला मतलब आवेगा, तो मतलब यहाँ पे सच बोलना पड़ता है। बिल्कुल सच। यहाँ के पंच बैठते हैं, उनमें सत्य कहना यहाँ। अच्छा, तो यहाँ पे पंचायत होती है? पंचायत। और जो अगर यहाँ पर झूठ बोले तो वो यही दंड देगा शंकर जी। उनको कई घटनाएं ऐसी घटी हैं, या खुद मर जाए, बच्चा मर जाए, कुछ ऐसा हो जाता है। उसके बाद होता है पक्का, उसमें टाइम गिरता है, पंचनामा लिखा जाता है ना उसमें। हाँ। 10 दिन या 8 दिन जो भी है समय डाला जाता है उसमें, उस समय के अंदर अंदर होना जो होना है। उसके अलावा कोर्ट भी उसको मान करता है, मतलब ये यहाँ के धर्म को कोर्ट कचहरी थाने वाने में मतलब उसकी मानता है। थाने वाने में क्या मान्यता है? मतलब पुलिस में कोई रिपोर्ट शिकार करता है दंड झूठे की, वो धर्म का आ जाए तो हम पंचनामा बना के दे देंगे, तो मतलब पुलिस वाले भी उस बात को मानते हैं। बिल्कुल उसको मानते हैं। बिल्कुल कोर्ट भी मानता है। बिल्कुल। ये कब से चला हुआ आ रहा है? हमें पता नहीं, बहुत दिनों से, कम से 100 खाड़ बस तब से। बिल्कुल पुराना मंदिर था तब तो 1200 साल पुराना है मंदिर। 1200 साल। और तब से यही मान्यता है कि यहाँ पे कोई झूठ नहीं बोल सकता, और अगर कोई झूठ बोलता है तो दंड मिलता है। भिंड, मुरैना, ग्वालियर और दूध तरह के कसम के लिए तो प्रसिद्ध है ये।
इन चीजों के लिए प्रसिद्ध है। बिल्कुल, अगर कोई झूठ बोल कर खाता है कसम तो आकर वो शंकर जी दंड देंगे तब माना जाएगा वो। इट्स एन ओनली हैपन इन इंडिया काइंड ऑफ अ प्लेस, इट हैपेंस ओनली इन इंडिया। आप लोग यहाँ पे सारे वोट देते हैं? हाँ। तो चलिए, आप तो मंदिर के सामने बैठे हुए हैं, इस बार क्या लगता है, मन से बताइए कौन जीतेगा? अगर झूठ बोला तो नहीं पता है। हमारे यहाँ तो यह है कि वो कांग्रेस की है, कांग्रेस साहब से। अच्छा, पक्का नाम तो भी थोड़ी जाने, हम तो पार्टी के ना दे, कांग्रेस को तो रात जाने। कांग्रेस का पूरा लहर चल रहा है, पूरे मध्य प्रदेश में चल रहा है। यहाँ क्या, हाँ पूरे मध्य प्रदेश में। देखिए, अगर चुनाव उल्टा पड़ गया और बीजेपी का लहर हो गया, आपने मंदिर के सामने बोला है, बिल्कुल हमारा अगर झूठ बोलेगा तो मिलेगा दुनिया में, तो सबको मिलता है तो वो हमको भी मिलेगा। हमारा मत है ये कि कांग्रेस आना चाहिए। अच्छा, ये आपका मत है? आना भी चाहिए कांग्रेस को। The privileges of being on the election trail is that sometimes it's a quest of believe it or not. Or what you just saw, the temple there, for me, it's a story of exactly that. Well, that was rural Gwalior seat. We're going to be onwards back into East Gwalior, the main city where Gwalior is concerned. Gwalior is a city of many lives, many worlds. The birthplace of Atal Bihari Vajpayee and also the fiefdom or the city of the Scindias. On the other side of a quick break, we track the campaign trail of Jyotiraditya Scindia. Traditionally said to be dyed in wool with allegiance to the Scindia dynasty, where anything but Shrimant Maharaj used for Jyotiraditya Scindia is blasphemous. इनके जो पिताजी हैं, आपने उनको देखा? उनकी माताजी भी देखी? माताजी को भी देखा है हमारे। अच्छा, ये जो दिखा रहे हैं 78 ईयर है हमारी, तो हमने तो माताजी उनको सबको देखा है। ये तीसरी पीढ़ी है महाराज की, हमने उनको देखा, उनको भी देखा है। All eyes are on Scindia. His family's historic link to the Sangha side, it is his first electoral fight from the BJP. Even though he's not actively contesting this election, he needs to make it count. And he knows it. कांग्रेस की नीति शुरू से पसंद नहीं थी। बीजेपी जब तक कांग्रेस में थे तब तक नहीं थे। तब तक नहीं थी। तब तक मैं इनके किसी भी प्रोग्राम में कभी नहीं आई। इनके प्रोग्राम में नहीं, कभी नहीं गई। अभी आई, पहली बार आई हूँ इनके प्रोग्राम में, क्योंकि ये भी राष्ट्रवाद से जुड़ गए हैं। A number of his loyalists in this region have been given tickets, so his influence and ability to mobilize support for the Saffron Party is going to be put to the test. And it's not going to be easy, with a chunk of the BJP cadre yet to warm up to leaders who not far back was their rival in the Congress. मैं भारतीय जनता पार्टी को सर्वोपरि मानता हूं और मानता था, लेकिन अब नहीं मानते? अभी भी मानता हूं, लेकिन कुछ बगावत के सुरों के अनुसार अटल जी कहा करते थे कि बागी कह रहे हैं यहाँ पे। नहीं, मैं किसी को बागी नहीं कह सकता। एक्चुअली मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करता हूं और भारतीय जनता पार्टी के साथ हूं। जय हिंद, जय भारत। Dead heat, sir. How's the campaign going? What dead heat are you talking about? You don't think so? Not at all. I am 100% certain, and you please write this down today. 17th of November is voting, 3rd of December is the results. Not 100%, but 300%. Majority of the BJP in Madhya Pradesh. You've told me to write it down. I'm going to... Please do. Please do. Majority of the Bharatiya Janata Party in Madhya Pradesh. That's right. Do you take, well, you've taken responsibility for the state now, but do you take responsibility for the 34 seats in this Chambal region belt? Because the kind of goodwill that you have. See, I am a worker of the BJP. In the Bharatiya Janata Party, there is no leader. All of us are workers. All of us are at the same level. And therefore, at the time of election and when we are talking about the future of Madhya Pradesh, it is up to us and it is incumbent upon us to not only put our best foot forward,
but to stretch ourselves to the maximum as possible as we can to ensure a huge victory for the party in the coming election. I know you need to go, so I'm going to ask you just one quick question. You're not in the fray, but are you a chief ministerial candidate? Possible face? I have said this to your channel, and I have said this to multiple channels now for the last 6 years. Same question was asked to me in 2017, Let me ask 2018. All right. Okay. Neither am I, nor my father, nor my grandmother in any race for any chair. The people that are in the race for a chair happen to be in the other party. That's the only thing that they are looking for. They are only interested in a chair. They are not interested in service. For the Bharatiya Janata Party, being in power is a means of serving the people. It is not an end in itself. And therefore, as far as I am concerned, as a worker, I have to make sure I do the best for my party. I was never in any race. I am not in But any if your race. supporters want you, sir, to be in the race, because I'm sure all of them want that. Whatever my supporters may think, and I thank them for that. Me, personally, I'm a worker of the party, and it is, for me, it is my goal to make sure that my party comes in government. Thank you, sir, for taking the time. Have a good day. Countries, states, cities with their own distinct identity etch their own destiny. This time, its own political destiny. And the district of Gwalior, with all its 6 seats, is standing on the threshold of doing exactly that. Will Gwalior continue to submit itself to be called the city of the Sindhyas or choose a different fate? We'll only know when that last vote is counted. But as we pass through Gwalior, what we have understood, in Gwalior, people don't vote someone to power. They vote to reject someone. Well, from the city of Gwalior, we're going to make our way inwards into the Chambal belt with its 34 seats, onwards to Morena. They say Chambal with its 34 seats, the area, practically decides the seat of power in Bhopal. For no reason, it's called Bhind to Bhopal. We'll see you on the other side.